Hey everyone, a very good morning to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं नवंबर मंथ के, है ना। तो आज हम बेसिकली इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स जो हैं उसको हम स्टार्ट करके ख़त्म कर देंगे, है ना। और साइंस एंड टेक के भी हम एक दो आर्टिकल्स देखेंगे, है ना। तो इन्वायरमेंट आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट नोटिफाइड फॉर आवर फर्दर वीडियोस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल, दैट इज़ अबाउट मिलू डियर, है ना। तो जो मिलू डियर है वो कहाँ मिलता है, क्या है इंडेंजर्ड, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले चाइना में एंडेमिक है ना। चाइना की जो रिवर वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हमको ये मिलू डियर मिलता है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। IUCN की स्टेटस की हम बात करें तो वो इंडेंजर्ड नहीं है, वो क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, है ना। तो दैट इज़ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, IUCN स्टेटस क्या है इसका, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। इसको हम पेयर डेविड्स डियर भी बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, पेयर डेविड्स डियर बोलते हैं, चाइना में मिलता है। IUCN स्टेटस क्या है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में बात करते हैं ना। तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन भी पूछा था एक बार पिछले एक लेक्चर में कि हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है ना। तो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन, है ना। इनको हम सूशू भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये ब्रीथ आउट करती हैं तो ऐसी आवाज़ निकलती है शू शू की ऐसे, है ना। तो इसीलिए उनको ये भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके IUCN स्टेटस की बात करें तो वो क्या है, इंडेंजर्ड है। ये आपको याद रखना है, जनरली ब्लाइंड होती हैं ये, है ना। इंडेंजर्ड है ना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इनको प्रोटेक्शन दिया गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये प्रोटेक्टेड है ना। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहती हैं, है ना, और एसेंशियली ब्लाइंड होती हैं। तो ये याद ध्यान रखना, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है ये, है ना। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स कहाँ है, क्या है, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। क्या है ये एक पहला मेजर इनिशिएटिव है किसका, CDRI का। CDRI क्या है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि 2019 में इंडिया ने स्टार्ट किया था, है ना। तो जो CDRI है ये सेकंड क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो इंडिया का है ना। सेकंड इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो इंडिया ने लिया है। पहला कौन सा है, पहला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 2015 में, है ना। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको सेटअप किया था, है ना। तो ये हमको याद रखना है, ये सब हमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की, तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स है ना, उसमें हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इट सीक्स टू ऑपरेशनलाइज द CDRI इनिशिएटिव, जो हमारा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इनिशिएटिव को हम यहाँ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। aimed at achieving sustainable development through systematic approach to resilient, sustainable and inclusive infrastructure in small island developing states, है ना। समझ में आ गया, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स में रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, बस यही है ना। उसके बाद CDRI की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने बताया सेकंड इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है, 2019 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहला इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। क्या एम है इसका, नाम में ही पता चल रहा है ना, डिजास्टर से रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब इतना टफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि डिजास्टर को वो झेल पाए, है ना। कोई भी डिजास्टर हो उसको वो झेल पाए, है ना, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, है ना। क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, है ना, इन मेंबर कंट्रीज एंड टू मिनिमाइज द डैमेज एंड डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। तो वही डैमेज और डिस्ट्रप्शंस को हम मिनिमाइज करेंगे। 26 कंट्रीज़ इसका पार्ट है, इंक्लूडिंग US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये कंट्रीज़ जो हैं वो इसकी ऑलरेडी पार्ट है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में बात करते हैं। ग्लोबल मीथेन प्लेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी COP26 जो हुई थी अपनी ग्लासगो में, है ना, उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये लॉन्च हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने लॉन्च किया, जॉइंट एफर्ट है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल मीथेन प्लेज को लॉन्च किया है। तो नाम में क्या दिख रहा है, नाम में मीथेन दिख रहा है ना। तो मीथेन क्या है, मीथेन एक ख़राब चीज़ है ना, ग्रीन हाउस गैस है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे इसके थ्रू, मीथेन को कम करना चाहेंगे, है ना। वही ऐसे ही कोई प्लेज होगा। तो इसमें यही प्लेज लिया गया है कि हम मीथेन के एमिशन को कम करेंगे बाय 30%, है ना, एज़ कम्पेयर टू 2020 जो पिछला साल था उसके कंपैरिजन में हम इसको 30% कम करेंगे। कब तक,
बाय 2030, है ना। तो ये हमको याद रखना है। और इसके साथ साथ हम डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है उसको भी हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी मीथेन सिक्रीट होता है ना, तो उसको भी हम जो है उसको हम स्टॉप करेंगे, है ना। तो जो मीथेन है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन प्लस समझ में आ गया क्या है, यूएस और यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है मीथेन एमिशंस को कम करने के लिए, है ना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यूस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये किसने डेवलप किया है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद ट्री क्रेज फाउंडेशन। तो ये आपको याद रखना है, एनएमसीजी जो है उसने डेवलप किया है इसको, है ना। क्या है ये, एक पोर्टल है जिसमें हम क्या करेंगे, जो रिवर्स है ना इंडिया के बारे में उस पर चर्चा होगी, उस पर कॉन्वर्जेशन होगी, उस पर चाय पे चर्चा होगी, है ना। तो रिवर्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे करना है, हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना, रिवर्स के आसपास वाले एरिया को कैसे अच्छा कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के रिवर्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया की, है ना, उसके बारे में बात होगा। इसको फंड किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसको फंड किसने किया है, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन फ्लैपशेल टर्टल्स क्या हैं, ये है इंडियन फ्लैपशिप टर्टल्स, ये देखो दिख रहा है ना, ये दिस इज इंडियन फ्लैपशिप टर्टल, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ है। तो फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलता है ये, कौन कौन सी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना। तो जो इंडिया के नेबर्स हैं बेसिकली, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, है ना, श्रीलंका और म्यांमार, है ना, यहाँ पे म्यांमार। तो यहाँ सब आपको मिलेगा ये, ठीक है। उसके बाद रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ से फ्लो होती है इरावदी रिवर, है ना, और उसके बाद साल्वीन रिवर, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद इंडस और ब्रह्मपुत्रा के ड्रेनेजेस में इसको स्पॉट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना। IUCN स्टेटस की अगर हम बात करें तो क्या है, IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, ये आपको याद रखना है। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में प्रोटेक्टेड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वाइल्ड लाइफ WPA के कौन से एक्ट में है, ये शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, और उसके अलावा साइट्स के किस में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है ना। और IUCN का स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, समझ में आ रहा है क्या है स्टेटस, वल्नरेबल। उसके अलावा अगर हम और कंजर्वेशन की बात करें टर्टल्स की, तो उसके लिए एक पिछले काफ़ी टाइम से जो न्यूज़ में है दैट इज़ कर्मा ऐप, है ना। ये टर्टल के कंजर्वेशन के लिए ऐप है ना, ये आपको याद रखना है। डिजिटल फील्ड गाइड है किसके लिए, 29 स्पीशीज़ ऑफ द फ्रेश वाटर टर्टल्स के लिए, है ना, एंड टॉर्टराइजेस के लिए। तो जो वर्ल्ड क्या बोलते हैं, जो वर्ल्ड टर्टल डे है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं 23 में को, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ ये याद रखना कि जो ये कर्मा ऐप है दैट इज़ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कर्मा ऐप किस लिए लॉन्च की गई थी, तो दैट इज़ ऑन कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। तो नेटवर्क मतलब बहुत सारे लोगों का नेटवर्क होगा, या कंट्रीज़ का नेटवर्क होगा, या इंस्टीट्यूशंस का नेटवर्क होगा, है ना, यही है ना। अब नेटवर्क तो हमको समझ में आ गया कि बहुत सारे चीज़ों का नेटवर्क होगा, मतलब बहुत सारे लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कंट्रीज़ आपस में आएंगे, है ना। अब क्या बोल रहा है, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए फाइनेंशियल सिस्टम उसका सब कहाँ से कंट्रोल होता है, उसके सेंट्रल बैंक से, है ना। तो ये नेटवर्क है किसका, सेंट्रल बैंक्स का, है ना। कुछ ग्लोबल लेवल पे सेंट्रल बैंक्स आपस में आएंगे, है ना, उनका नेटवर्क बनेगा, है ना। वो सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगे, फाइनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करेंगे, है ना। ग्रीन करेंगे का क्या मतलब है, ग्रीनरी से क्या आपको समझ में आ रहा है, मतलब जनरली हमको ग्रीन से क्या, क्लाइमेट चेंज और यही सब समझ में आता है ना, यही सब समझ में आता है ना। तो उसी से ही रिलेटेड है कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इंश्योर करेंगे, है ना, ताकि हम इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर में मतलब अच्छे एफर्ट्स ला पाएँ इस सेक्टर में, है ना। तो इसमें क्या है कि ये है क्या, बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स है ना, जो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइज़र है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करेगा, है ना, किसके लिए, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट में कैसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके लिए, है ना। अब जैसे RBI ऑपरेट करता है या बैंक्स ऑपरेट करते हैं, है ना, तो इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कितना है ना, उसके लिए उसको मिनिमाइज़ करने के लिए और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंड्यूस करने के लिए ये नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम है। नाम में ही समझ लो ना, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब जो जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, जैसे बैंक्स हो गए, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसमें हमको ग्रीनरी लानी है, मतलब इनके ऑपरेशंस में हमको ग्रीनरी लानी है, मतलब हमको सस्टेनेबिलिटी लानी है, क्लाइमेट रिस्क अवर्सनेस लानी है, ठीक है। क्रिएट कब हुआ था ये, 2017 में वन पेरिस वन क्लाइमेट समिट जब हुई थी तब इसको लॉन्च किया गया था, है ना। होस्ट किसने किया था, बांको दे
फ्रांस ने, है ना, बैंक के, सॉरी, बैंक 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 दे फ्रांस, मतलब फ्रांस का बैंक है कुल मिला के, ये फ्रांस का वो आरबीआई टाइप होगा। जैसे जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना आरबीआई, वैसे फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम ये होगा बैंक दे फ्रांस, है ना। एंड नाम से तो ऐसे ही लग रहा है, बैंक दे फ्रांस। एंड सीक्स टू मोबिलाइज द मेन स्ट्रीम फाइनेंस, है ना, मेन स्ट्रीम फाइनेंस को मोबिलाइज करेंगे और हम सपोर्ट करेंगे ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, ठीक है। इट इंक्लूड सेंट्रल बैंक्स एंड फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स। आरबीआई ने इसको ज्वाइन किया है कब, अप्रैल 2021 में, इसीलिए न्यूज़ में था, तो ये ध्यान रखना। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो किसने लॉन्च की है, जर्मन वॉच ने लॉन्च की है, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिलकर लॉन्च की है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कंपैरिजन करेगा क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स का जो भी कंट्रीज़ ले रही हैं और उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है ना, उन सबको ये सारी कंट्रीज़ के एफर्ट्स और जो भी उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं उनको कंपेयर करेगा, है ना। तो इसकी जो अभी रैंक आई है उसमें पहले 3 स्पॉट में तो किसी को जगह नहीं मिली, चौथे नंबर पे है डेनमार्क और इंडिया जो है वो 10th प्लेस पे है ना। तो इंडिया टॉप 10 में है, इतना याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं हम न्यू डायनासोर फॉसिल जो मिला है, इसका नाम क्या है, इसी सानेक, इसी सानेक, है ना, इसी सानेक इसका नाम है ना। कहाँ मिला है, ईस्टर्न ग्रीनलैंड में मिला है ना। तो बस याद रखना, ईस्टर्न ग्रीनलैंड में मिला है, डायनासोर का फॉसिल है ना। पहला एविडेंस है ऐसा जो ग्रीनलैंड में मिला है ना। तो ग्रीनलैंड में पहली डायनासोर की स्पीशीज़ मिली है ये, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये लॉन्च हुआ है कहाँ पे, ये लॉन्च हुआ है COP26 में, है ना, जो अभी ग्लासगो की समिट हुई है उसमें उसमें वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जो है वो ये था, ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स, है ना। तो रेजिलियंस अभी हमने पीछे मैंने बताया आपको क्या होता है, क्या मतलब होता है रेजिलियंस का, मतलब टफनेस, है ना। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टफनेस होती है फिजिक्स के सेंस में तो उसको रेजिलियंट बोलते हैं ना। जैसे क्लाइमेट रेजिलियंट, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर डिज़ास्टर आ गया तो उसको हम झेल लेंगे, इतना टफ है हम, है ना। वैसे ही इसमें ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स में क्या है बेसिकली, इसमें हम हेल्प करेंगे, किसको किसको हेल्प करेंगे, जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई और बाकी जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सेक्टर है ना। तो ऐसे इकोनॉमिक सेक्टर्स को हम मदद करेंगे ये समझने में कि क्लाइमेट रेजिलियंस सिस्टम बनाना कितना इंपॉर्टेंट है ना। मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देख रहे हो अभी कोल्ड वेव आया हुआ है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, है ना। 22 साल का रिकॉर्ड टूट गया है कि भाई इतना इतना ठंडी कभी नहीं आया, है ना, पिछले 22 साल में। तो बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब क्लाइमेट हमको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, जो इन सब से डील कर पाए, है ना, इन सब से मतलब डील कर पाए कुल मिला के, है ना। तो हमको इस चीज़ को बेसिकली, हम इस चीज़ को इकोनॉमिक सेक्टर्स, जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं उनको हमको बताना है, ठीक है। तो टू हेल्प द इकोनॉमिक सेक्टर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग मतलब अगर वो इकोनॉमिक सेक्टर्स कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ नहीं करेंगे, मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, वैसे बोलता है ना किसमें, 3 इडियट्स में, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। तो अगर वो स्टेटस को मेंटेन करेंगे तो इन्वायरमेंट कितना ख़राब हो जाएगा और हम कितना पीछे चले जाएंगे, ठीक है। ये मतलब है कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग का। मतलब अगर आप कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे, है ना, क्लाइमेट रेजिलियंस को इंड्यूस करने में अपने सिस्टम में, तो उसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं, है ना। इससे क्या होगा, इससे ये मदद मिलेगी क्या, डेटा इमरजेंसी में, टू एड्रेस द डेटा इमरजेंसी। मतलब किसी लोग, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता ना कि क्या हो रहा है आजकल इकोनॉमी में। अगर वो तो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं, तो हमको पता है कि भाई जिस हिसाब से एमिशन हो रहे हैं उस हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ जाएगा टेम्परेचर, कुछ नहीं होगा, और 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो सारे पोलर आइस कैप्स मेल्ट होंगे, फ्लड्स आएंगे। बट ये नॉर्मल कोई जनता थोड़ी सोचती है ये सब, है ना। जो इंडस्ट्री ऑपरेट कर रहा है वो ये सब नहीं सोचेगा, है ना। उनको तो पैसे से मतलब है ना, उनको प्रॉफिट से मतलब है, बिजनेस लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं ना। तो मतलब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कुल मिला के, ये बोल रहा हूँ। वो तो अभी बढ़ गई है अवेयरनेस बिकॉज सो मैनी इनिशिएटिव्स दैट आर गोइंग ऑन, है ना। तो ये जो डेटा इमरजेंसी का गैप है इसको हम एड्रेस करेंगे। इट वांट्स टू अचीव 2 इमीडिएट गोल्स, 2 गोल्स को अचीव करने के लिए है। पहला क्या, इट टू प्रोवाइड द ग्लोबल ओपन रेफरेंस रिस्क डेटा, है ना। कितना जो भी डेटा है इससे क्लाइमेट रिस्क से रिलेटेड वो सारा डेटा अवेलेबल कराएंगे, है ना। और फैसिलिटीज़ और स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो ये इसके 2 इनिशिएटिव्स हैं, मतलब 2 इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना। ये वर्ल्ड का जो है पहला क्यूरेटेड
ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा, मतलब कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी उसका PDF डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है ना, ऐसा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स ट्रांजिशन काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है? ये काउंसिल है, मतलब कोई फोरम है, लोग आएंगे मिलेंगे, काउंसिल तभी बनेगी, है ना। तो ये ग्लोबल फोरम है ताकि क्या हम कर सकें, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में, जो वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में हम कोऑपरेशन ला सकें। किस लिए? ये ज़ीरो एमिशन जो है ना, ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और उनमें पूरा इकॉनमी को ट्रांजिशन करने के लिए, है ना। तो अभी जितने भी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस करके सारे ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने चाहिए, है ना। ये मकसद है इसका, ठीक है। कब फॉर्म हुआ ये? 2020 में फॉर्म हुआ। पर्पस क्या है? काउंसिल ब्रिंग्स टुगेदर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर मतलब जो डिफरेंट कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स हैं, है ना, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट्स के, जैसे जर्मनी हो गया, है ना, इंडिया भी है, एक मार्केट है, चाइना मार्केट है ना। तो ये सारे जो मार्केट्स हैं ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट्स, उनके बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स को लाना, है ना, और की चैलेंजेस डिस्कस करना है कि भाई हमको अगर ट्रांजिशन करना है ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स में तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको जल्दी से और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं और ईजियर ट्रांजिशन ला सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ठीक है। समझ में आया? तो ये है इसका कंसेप्ट, ठीक है। ज़ीरो एमिशन व्हीकल बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है, ईवीज़ की बात हो रही है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ई अमृत पोर्टल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ ई अमृत पोर्टल? अगेन दिस इज़ अबाउट ई मोबिलिटी, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ई जहाँ पे भी आ जाए तो एक पोर्टल ही है ना, ऑनलाइन कुछ डिजिटल पोर्टल ही होगा वो, है ना। तो ये क्या है? ये है ए फॉर एसिलरेटेड, है ना, एसिलरेटेड, एम फॉर मोबिलिटी। तो यहाँ पे ई आ गया तो ई मोबिलिटी, है ना, एसिलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन इन इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो क्या है ये? एसिलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन। आपको ये याद रखना है, इतना याद रखोगे तो कोई भी ऑप्शन आएगा तो सही कर लोगे, है ना। ये क्या है? ये एक वेब पोर्टल है, किस लिए? हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए इंडिया में। इंडिया में जैसे अभी आप देख रहे होगे ना, ओला इलेक्ट्रिक आने लगी है, ओला इलेक्ट्रिक की बाइक्स आने लगी हैं, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही हैं, है ना, और ये ई मोबिलिटी पे काम कर रही है ना। तो इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना इंडिया में, है ना। टेस्ला जैसे है वो भी ई कार मैन्युफैक्चरर है ना, कार मैन्युफैक्चरर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है ना। तो इसको किसने डेवलप? बस ये, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी है हमको, है ना। किसने डेवलप किया है? नीति आयोग और यूके की गवर्नमेंट ने मिलकर इसको डेवलप किया है। पर्पस ये है कि हम एक ऐसी साइट बनाएंगे जहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है या ई मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन हो, सारी, है ना। तो वन स्टॉप साइट होना चाहिए, किसके लिए? सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को इंक्रीज़ कर पाएँ, या अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करना है तो उससे रिलेटेड जो भी 0 to 1 इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको इस पोर्टल पे मिल जाएगी, है ना। तो दैट इज़ ई अमृत पोर्टल, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, है ना। तो क्या है ये इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी? ये बेसिकली यूएनईपी ने लॉन्च किया है ना, यूरोपियन यूनियन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया है? यूएनईपी विद सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। नाम में क्या है? मीथेन एमिशन की ऑब्जर्वेटरी है ना, तो मीथेन एमिशन को चेक करेंगे, है ना। तो इसमें यही ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करेंगे, क्रेडिबल डेटा प्रोवाइड करेंगे टू ट्रैक कंट्रीज प्रोग्रेस ऑन मीटिंग मीथेन रिडक्शन प्लेजेस एंड टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो भी कंट्रीज़ ने ये बोला है, जैसे एनडीसीज होता है ना कंपनी कंट्रीज़ के, कि भाई हम एमिशन इतना रिड्यूस कर देंगे, हम एमिशन 30% से रिड्यूस कर देंगे बाय 2030, है ना। तो ये सबको ये ट्रैक करेगा, है ना, ये सबको ये ट्रैक करेगा, उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, है ना। तो ये है इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, है ना। उसके बाद आता है स्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, है ना, क्लाइड बैंक, सॉरी, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, है ना। तो ये किसका डिक्लेरेशन है? यूनाइटेड किंगडम का डिक्लेरेशन है ना। ये क्या है? बेसिकली ये ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को प्रमोट करेगा। तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बेसिकली क्या होता है? ऐसा कॉरिडोर, मतलब कॉरिडोर क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह तक आपको जाना है ना, तो उसके बीच में एक कॉरिडोर होता है ना, एक कॉरिडोर बना दो जहाँ से आप थ्रू जाओगे ना, जिसके थ्रू जाओगे उसको हम बोलेंगे कॉरिडोर। तो ऐसे ही शिप अगर जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो उसको हम बोलेंगे शिपिंग कॉरिडोर, है ना। इस कॉरिडोर में कुछ भी एमिशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी शिप यहाँ से जा रही है वो कुछ भी एमिट नहीं करेगी, है ना, ना कोई पॉल्यूशन एमिट करेगी, ना कोई गैस एमिट करेगी, ना कुछ एमिट करेगी, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। इसको 2000 जो COP 26 की कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पे उसको लॉन्च किया, यूके ने किया है, ध्यान रखना, किसने किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। इट एम्स टू सेट अप ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स
विच आर जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट्स बिटवीन 2 और मोर पोर्ट्स, है ना। कॉरिडोर मतलब 2 जगह के बीच में जो कनेक्टेड पाथ होता है उसको हम कॉरिडोर बोलते हैं। सिग्नेटरी कंट्रीज कौन कौन है? 19 कंट्रीज ने उसको ज्वाइन किया है। ये ध्यान रखना, इंडिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया है ना। इंडिया ने अभी ज्वाइन क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन को नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आगे आता है कैसर ए हिंद, है ना। तो ये क्या है? ये कैसर ए हिंद, ये स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश की, है ना। ये टाइटल भी था जो महात्मा गांधी ने रिनाउंस किया था, है ना, जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, है ना। तो ये भी याद रखना कैसर हिंद वैसे ही है। तो ये स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश की, है ना। इट इज़ फाउंड इन नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम एंड सदर्न चाइना, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना। IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में प्रोटेक्शन दिया हुआ है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में। तो याद रखना IUCN स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड, एंटी, और दोनों के शेड्यूल 2 में, है ना। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है ना। समझ में आ गया? उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट क्रिप्टोकैरिया मुथुवारिना, मुथुवारियाना, है ना। क्रिप्टोकैरिया मुथुवारियाना, ये क्या है? ये एक नई ट्री की स्पीशीज़ है ना, क्रिप्टोकारिया जीनस की। इसको कहाँ स्पॉट किया गया है? इदमालाकुद्दी ऐसे ही तो प्रोनाउंस करेंगे, इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना। इदमालाकुद्दी इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना। यहाँ पे इसको स्पॉट किया गया है। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, यहाँ सब पे ये मिल जाएगी आपको स्पीशीज़, है ना। तो बस यही है, मेडिसिनल वैल्यू होती है और इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए ये न्यूज़ में थी और नई स्पीशीज़ डिस्कवर हुई है इसीलिए न्यूज़ में थी, है ना। बस ये याद रखना, ट्री स्पीशीज़ है, केरला में मिलती है ना। उसके बाद साइंस एंड टेक के 2 आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। तो पहला क्या है? पहला है सफ़र, है ना। सफ़र क्या है? ये बेसिकली एयर क्वालिटी को मैनेज करने का सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च, है ना। तो उसको सिस्टम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए और वेदर फोरकास्ट के लिए ये सफ़र सिस्टम है। किसने बनाया है? IITM जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे, उसने बनाया है। और ऑपरेट कौन करता है? IMD, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। नेशनल इनिशिएटिव है ताकि हम एयर क्वालिटी को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मेजर कर पाएँ, है ना। और कैसे मेजर करते हैं हम? पॉल्यूशन लेवल मेजर करके, है ना। जैसे AQIs आते हैं ना कि भाई आज वेरी गुड है, आज गुड है, इस टाइप से। तो हम ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल इसमें मेजर करेंगे, है ना। एंड द लोकेशन स्पेसिफिक एयर क्वालिटी हम सिटी की मेजर करेंगे। तो सिटी की एयर क्वालिटी बताएगा, जैसे अभी 50 के अंदर हो तो बहुत अच्छी है ना, फिर 50 से 100 हो तो इसी टाइप से ये बताएगा, है ना। इट मॉनिटर्स ऑल वेदर पैरामीटर्स, सारे वेदर पैरामीटर्स को ये मॉनिटर करता है, जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, ठीक है। UV रेडिएशन एंड सोलर रेडिएशन, इन सारे पैरामीटर्स को ये मेजर करता है। कौन सा सिस्टम है? सफ़र, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। तो न्यूमोकोकल नाम से पता चल रहा है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन है, वैक्सीन किसी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, है ना। तो ये बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमोकोकल डिसीज़ होती हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए होती है। जैसे निमोनिया हो गया, है ना। निमोनिया में क्या होता है? लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती हैं, है ना। उसके बाद ये किससे होती है? न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होती है ना, जो बहुत टाइप की डिसीज़ेज़ कॉज करता है, जिसमें से एक निमोनिया भी है ना। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इस वैक्सीन को देती है ना। लॉन्च किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है। 12 प्रिवेंटेबल जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं उसमें उनकी वैक्सीन ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट डेंगू फीवर। तो डेंगू क्या है? एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज़ है ना। डेंगू वायरस से होती है, तो ये ध्यान रखना, डेंगू वायरस से होती है ना। डेंगू वायरस होता है तो इसमें मॉस्किटो जब आपको काटता है ना, नाम क्या है उसका? एडीज एगिप्टी, एदेस एदेस एगिप्टी। ये मॉस्किटो जब आपको काटता है तो उससे डेंगू होता है ना। इसके काटने से बेसिकली वायरस आपकी बॉडी में आ जाता है और फिर ट्रांसमिट होता है ना। यही सेम मॉस्किटो चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन भी कॉज करता है, तो ये भी याद रखना। दिन के टाइम में ये काटता है ना। इट इज़ अ डे टाइम फीडर और कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्या है ये सर्वाइकल कैंसर? लेट्स सी सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। तो बेसिकली सर्वाइकल जो होता है ये पार्ट होता है, मतलब नीचे यहाँ पे होता है, दिस इज़ द यूट्रस, है ना। तो फीमेल बॉडी में, इसको एक बार ना हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ, अगर आप
फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखोगे तो ये जिस हम पढ़ते थे ना बचपन में साइंस में बायोलॉजी में, दिस इज़ द यूट्रस है ना, ये यूट्रस है। तो यूट्रस के लोअर पार्ट में बेसिकली यहाँ पे दिस इज़ द वेजाइना है ना, तो यहाँ जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पे डेवलप होता है ये कैंसर है ना, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। और ये पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स है ना। तो यहाँ सर्विक्स में जो होता है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर है ना। तो इस टाइप से हो जाता है ये, देखो यहाँ पे कैंसर होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, अभी ये मैंने अभी आपको पता चल गया ना कि ये डायग्राम से याद रहेगा आपको। एक मिनट रुको, इसका हम ना वो चेंज कर देते हैं। हाँ तो क्या है ये, है ना। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो रिसर्च है उसने ये निकाला है कि जो ह्यूमन पैलेमोनो वायरस होता है HPV है ना, वो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को रिड्यूस करता है वुमेन में है ना। तो बस यही न्यूज़ थी, इसीलिए सर्वाइकल कैंसर के बारे में हमने बात की है। ठीक है, बाकी मैंने आपको लोकेशन और वो सब तो बता ही दिया कि कहाँ पर होता है और कैसे होता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं मोलनूपिरावीर की। ये क्या है, ये बेसिकली नया ड्रग है जो कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए बन रहा था है ना। these drugs work by preventing the process of replication of the virus inside the human cells। तो वायरस जो है कोविड-19 वायरस को रेप्लिकेट करने से प्रिवेंट करता है, इस ऐसे ही ये काम करता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम के बारे में है ना। तो ये स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम क्या है, ये बेसिकली असिस्टेंट प्रोवाइड करती है यंग साइंटिस्ट को है ना, जो पहले मतलब कुछ उन्होंने अचीव किया है या कुछ उखाड़ा है पहले, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है उनका है ना, ताकि वो बेसिक रिसर्च को परस्यू कर सकें साइंस और टेक्नोलॉजी में है ना। इंपॉर्टेंट एरियाज़ में जो फ्रंटियर एरियाज़ हैं उसमें हेल्थ हो गया है ना, और बाकी सेक्टर्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया है ना, इन सब सेक्टर्स में बेसिकली वो आगे रिसर्च कंटिन्यू कर सकें, इसीलिए उनको ये दी जाती है फेलोशिप, पैसे दिए जाते हैं उनको है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम के बारे में। तो क्या है क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम, ये बेसिकली इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया है ना। इससे क्या होगा, जो एक्सो प्लैनेट्स होते हैं ना, एक्सो प्लैनेट्स से जो सिग्नल्स आते हैं उसमें जो नॉइज़ आ जाती है उसको ये रिड्यूस कर देगा है ना, ताकि इससे क्या होगा कि एक्सो प्लैनेट्स का जो डिटेक्शन है और जो प्रॉपर्टीज़ हम बताते हैं ना एक्सो प्लैनेट्स की, वो अच्छे से हम बता पाएंगे। तो बात यह है कि अभी हम एक्सो प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये अभी ये तो अपना सन है, मान लो ये कोई स्टार है ना, दिस इज़ अ स्टार है ना, और इसके अराउंड जो है वो एक्सो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, लेट्स से कि ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या होता है कि हम मेजर क्या करते हैं, जब दूर से ये जो स्टार है ये लाइट एमिट कर रहा होगा है ना, तो जब भी यहाँ पे मान लो मेरा वो टेलीस्कोप है या फिर यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेटरी है जो इस लाइट को मेजर कर रहा है ना, तो जब भी ये जो एक्सो प्लैनेट है ये इसके सामने आएगा तो लाइट डिम हो जाएगी है ना। यहाँ पे जब ये आ रहा है तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो डिम हो जाएगी। तो इस डिम जब लाइट डिम होती है और फिर आ जाती है, फिर डिम होती है फिर आ जाती है ना, तो इस चीज़ को ये मेजर करता है ना। इसको फोटोमेट्रिक बोलते हैं, फोटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं ना। तो इससे क्या होता है, इससे हम एक्सो प्लैनेट का साइज़ बताते हैं। अब जो साइज़ बताते हैं और प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, तो ये जो लाइट डिम हो रही है और ये जो डेटा आ रहा है ना यहाँ से, इसमें नॉइज़ आ जाता है सर्टेन चीज़ों से, मतलब कुछ भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करके ये नॉइज़ी हो सकता है। तो हम एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाते, एक्यूरेटली साइज़ और वो सब नहीं बता पाते हैं ना। तो अभी ये जो एल्गोरिदम डेवलप हुआ है इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये हम क्या करेंगे, ये हम एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे है ना। तो ये बेसिकली क्या है, क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट अगर आप बात करो तो ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जो होते हैं और जो स्पेस टेलीस्कोप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट्स, ये बेसिकली सैटेलाइट्स को ये इन एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना किसके बारे में, क्रिटिकल नॉइज़ ट्रीटमेंट एल्गोरिदम के बारे में है ना। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर, और आगे हम फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे with science and tech है ना। For more such courses you can log on to www.thelaymanway.com. Please leave us a review, the link is in the description, and explore our YouTube where you can find a lot of static videos. So thank you so much, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज का MCQ लेक्चर आ जाएगा है ना, उसको भी कर लीजिएगा, और चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।